मौर्य काल। देखो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे तो पहले हमको ये देखना है कि मौर्य काल की जानकारी के स्रोत क्या है। हमको कैसे इस मौर्य काल के बारे में पता चलता है कि कौन कौन शासक था, कैसे क्या था। फिर हमको देखना है इस मौर्य काल की राजनीतिक दशाएं, कौन राजा था, कौन कब बना, किसको मार के क्या बना, कौन किससे युद्ध लड़ा। फिर हमको मौर्य काल का प्रशासन पढ़ना है, क्योंकि अब प्रशासन बहुत जटिल हो जाएगा। अभी तक इतना जटिल प्रशासन हमको नहीं दे, हमने अभी नहीं पढ़ा प्रशासन, क्योंकि प्रशासन के नाम पे कुछ था ही नहीं। लेकिन अब प्रशासन बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा। और इसी समय की फिर हमको थोड़ी सी क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को समझना है, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को। ठीक है ना। देखो इन बिंदुओं में हमको मौर्य काल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, मौर्य काल की जानकारी के स्रोत क्या हैं, किन चीजों से हमको मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो देखो जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के हैं। एक स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत। मौर्य काल और उसके बाद का कुछ साहित्य है जिससे इस काल की जानकारी मिलती है, और कुछ पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत क्या है, कुछ अभिलेखों की जानकारी है। तो देखो पुरातात्विक स्रोत में मुख्य चीज क्या है, दो तीन चीज है यहां पर पुरातात्विक स्रोत में। सबसे पहले तो क्या है, अभिलेख, अभिलेख। फिर मृदभांड है, और कुछ छल्लेदार कुओं की प्राप्ति हुई है, छल्लेदार कुएं, जो क्या है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। अभिलेख में भी देखो हमको दो अभिलेख चंद्रगुप्त के मिलेंगे, और अशोक के तो बहुत सारे अभिलेख मिलेंगे, अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत बहुत सारी किताबें हैं, जैसे अर्थशास्त्र, जिसका लेखक कौन था, चाणक्य। दूसरी किताब है इंडिका, जिसका लेखक है मेगस्थनीज, मेगस्थनीज। और फिर तीसरा है कुछ यूनानी लेखक, यूनानी लेखक। और यूनानी लेखकों में स्ट्रेबो, स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन, एपियानस, प्लूटार्क, और प्लिनी। ये यूनानी लेखक हैं, इनने बहुत लिखा है मौर्य काल के बारे में। और देखो अब भी हमने जब यूनानी आक्रमण पढ़ा था तब यही देखा था कि यूनानी आक्रमण का प्रभाव सबसे ज्यादा भारत पे क्या पड़ा था, कि भारत से क्रमिक इतिहास की जानकारी मिल जाती है। क्योंकि भारत में इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं थी कि डेट डाल के लिख रहे हैं, लेकिन ये लोग समय के साथ बता रहे हैं। तो इनसे कंपैरिजन कर करके हमने क्या है, मौर्य साहित्य के, मौर्य काल के इतिहास को समझा है। इन लेखकों की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त चौथा पॉइंट लिखना, बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। और बौद्ध ग्रंथों में है महावंश, दिव्यावदान और महाबोधि वंश, महावंश, दिव्यावदान और महाबोधि वंश, दिव्यावदान और महाबोधि वंश। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त कुछ जैन ग्रंथों की भी जानकारी है, जिससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। पांचवा पॉइंट लिख लेना, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ। और जैन ग्रंथ में लिखना है ना
क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, नहीं जैन ग्रंथ में नाम लिखना, परिशिष्ट पर्वन, कल लिखा था ना अपन ने, परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ है, हेमचंद्र इसका लेखक है, हेमचंद्र। इन ग्रंथों से हमको मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। अब कुछ ग्रंथ और हैं जो मौर्य काल के बहुत बाद में लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी उनसे क्या है, मौर्य काल की हमको जानकारी मिलती है। जैसे एक किताब है बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी, ये क्षेमेंद्र की थी, ठीक है। दूसरी एक किताब थी कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, ये किताब थी सोमदेव की, सोमदेव की। और एक किताब थी मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की, विशाख दत्त की, ठीक है ना। ये विशाख दत्त की किताब, मुद्रा विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस किताब लिखा था, ये बहुत बाद में लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी में लिखेगा जाके, लेकिन वो भी मौर्य काल की ही चर्चा करेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उपयोग करता है वो। तो देखो ये इतना साहित्य है, इस साहित्य से हमको मौर्य काल के संदर्भ में जानकारी मिलेगी। अब देखो यहां पर क्या है, क्वेश्चन एक तो सीधे 200 शब्द में आ सकता है कि मौर्य काल की जानकारी के स्रोतों को बताइए। तो स्रोत में आपको इसी दो कैटेगरी बना के लिखनी है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में तो मैंने नाम बता दिए, पुरातात्विक स्रोत को क्या है कि हमको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अशोक के अभिलेख को अलग से पूछा जाता है। इतिहासकारों ने अशोक के इतिहास को उसके अभिलेख से ही लिख दिया है, कि उसके अभिलेख में इतनी जानकारी मिल गई है कि पूरा अशोक के बारे में हमको जानकारी मिल जा रही है, ठीक है ना। तो अभी हम अभिलेख पे बाद में आएंगे। ये जो बौद्ध ग्रंथ है या कहते हैं, ये जिन जिन ग्रंथों से हमको मौर्य काल की जानकारी मिलती है, इसमें देखो बाकी ग्रंथों से तो अपन को कोई मतलब नहीं, बस हमको नाम लिखना है। लेकिन चाणक्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, इन दोनों को थोड़ा सा हमको डिटेल में देखना है, क्योंकि इनसे क्या है, क्वेश्चन अलग से पूछ लिया है। चाणक्य का अर्थशास्त्र और इंडिका जो मेगास्थनीज की थी, है साहित्यिक स्रोत, लेकिन उनसे अलग से शॉर्ट नोट्स के रूप में क्वेश्चन पूछा है। चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र। अब देखो इस चाणक्य के संदर्भ में भी इतिहास में कोई जानकारी में नहीं मिलती है, बस इतना मिलता है कि इनके पिता का नाम चाणक्य था, पिता का नाम चाणक्य, ठीक है ना। और उसी चाणक्य से, अब कोई कहता है इनके चाणक्य गोत्र भी होता था, तो उसी से इनका नाम क्या है, चाणक्य पड़ा। इनका मूल नाम था अजय, मूल नाम क्या था, अजय, मूल नाम था अजय। फिर कुछ लोग इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त भी बताते हैं, विष्णु गुप्त भी बताते हैं। एक नाम इनका कौटिल्य भी मिलता है, कौटिल्य। फिर इनको भारत का मेकियावली भी कहते हैं, भारत का मेकियावली। मेकियावली यूरोप का विद्वान है, पॉलिटिकल साइंस का विद्वान है, जिसने राजनीति के बहुत बड़े सिद्धांत दिए हैं। तो जो मेकियावली ने बात कही है ना, वैसी ही बात क्या है, भारत में चाणक्य कह रहा है, इसलिए चाणक्य को भारत का मेकियावली कह रहे हैं, ठीक है ना। अब ये तो इनकी जानकारी हो गई। ये चाणक्य थे कौन, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री।
चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अब देखो, दरअसल इन चाणक्य ने जो एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र, किताब का नाम है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र की पहली बार जानकारी 1909 में 1909 में एक व्यक्ति था श्याम शास्त्री, क्या नाम था उसका, श्याम शास्त्री या श्याम शास्त्री करके है। इसने बहुत सारी पांडुलिपियों का संकलन किया और मैसूर संग्रहालय में सबसे पहले इसका मैसूर संग्रहालय में इस अर्थशास्त्र को संकलित किया पहली बार। कब? 1909 में, मतलब बहुत अभी की बात है। श्याम शास्त्री ने इस पांडुलिपि को इकट्ठा किया अर्थशास्त्र का और एक किताब की शक्ल दी, जिसको हम आज अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ रहे हैं। नाम याद रखना, श्याम शास्त्री 1909। दूसरी बात, ये अर्थशास्त्र की किताब है, लेकिन इसकी जो विषय वस्तु है, इसमें लिखा क्या है, इसका विषय है राजनीति व लोक प्रशासन। राजनीति व लोक प्रशासन, मतलब किताब का नाम अर्थशास्त्र, तो ऐसा लगेगा कि अर्थशास्त्र की किताब है। नहीं, किताब कितनी है, किताब किसकी है, राजनीति की, पॉलिटिक्स की है। ठीक है। इस अर्थशास्त्र में 15 भाग हैं, 180 उपभाग हैं, 180 उपभाग हैं और 6000 के आसपास श्लोक हैं, 6000 श्लोक हैं। फिर अधिकरण और प्रकरण में भी विभक्त है वो। दूसरी बात, ये किताब चंपू शैली में लिखी गई है, चंपू शैली में। चंपू शैली किसको कहते हैं, गद्य व पद्य दोनों का जब एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उसको कहते हैं हम चंपू शैली। चौथी बात, इसमें एक चीज और याद रखना, क्या, कि ये पूरी किताब अन्य पुरुष में लिखी गई है, अन्य पुरुष में लिखी गई है। पूरी किताब अन्य पुरुष में, थर्ड पर्सन में लिखी गई है। अन्य पुरुष मतलब क्या होता है कि देखो, इस किताब में देखो, हम मौर्य साम्राज्य के जो प्रशासन की जानकारी का मुख्य स्रोत, अभी हम मौर्य शासन का प्रशासन पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र में लिखा है कि ये एक राजा होता है, उसका प्रधानमंत्री है, फिर उसके इतने सलाहकार होते हैं, फिर इतने अध्यक्ष होते हैं, इतने तीर्थ होते हैं, ये सब अर्थशास्त्र में लिखा है। लेकिन अर्थशास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि ये मौर्य काल का है। वो थर्ड पर्सन में लिखा है। क्या है कि राजा को प्रजा का देखभाल करनी चाहिए, राजा को टैक्स कम लेना चाहिए, राजा को ईमानदार रहना चाहिए, राजा के प्रधानमंत्री की सलाह मानना चाहिए, ऐसा लिखा। इसको कहते हैं थर्ड पर्सन। मतलब ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये पूरी जानकारी मौर्य काल की है। मतलब देखो, यहां तक इस चाणक्य का भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति हमको ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता, हम चाहे यूनानी ग्रंथ देखेंगे तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है, सबका उल्लेख है, लेकिन कहीं उल्लेख नहीं है कि चाणक्य है। चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति का हमको पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है। केवल एक किताब मिलती है अर्थशास्त्र में। उस अर्थशास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि वो मौर्य काल की किताब है, उसमें लिखा ही नहीं है। उसमें तो केवल और केवल क्या, थर्ड पर्सन में वो किताब लिखी गई कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बस। कहीं नहीं लिखा कि वो मौर्य काल की किताब है, कहीं नहीं है चाणक्य की जानकारी। लेकिन अब इतिहास लेखन में इसको ऐसा बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री है, और फिर कहानी तो ऐसी जोड़ दी गई कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य को प्रधानमंत्री या राजा बनाने में चाणक्य की भूमिका सर्वाधिक है। लेकिन इसका कोई ऐसा प्रमाण हमको देखने को नहीं मिलता। मतलब ये भी एक ऐसा नरेटिव है जो इतिहास में सेट कर दिया गया है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है इनके संदर्भ में। अर्थशास्त्र तो एक किताब मिली है, श्याम शास्त्री ने संकलन किया है, उस किताब में कहीं नहीं लिखा कि ये मौर्य काल की किताब है, कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन पता नहीं क्यों इसको मौर्य काल की किताब मान रहे हैं।
लेकिन अब चूंकि इतिहास का हिस्सा है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो आएगा तो पेपर में तो हमको भी यही बताना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र में क्या मिलता है, लोक प्रशासन की जानकारी, और किस काल की, मौर्य काल की लोक प्रशासन है, ठीक है ना। लेकिन ना तो उसमें उसका टाइम पीरियड कुछ भी नहीं है, बस इतिहासकारों ने मान लिया है कि ऐसा ही होगा, और ये जो जानकारी दे रहे हैं वो मौर्य प्रशासन की ही जानकारी है, ठीक है ना। तो देखो ये चाणक्य का अर्थशास्त्र। दूसरी किताब है मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की इंडिका, मेगस्थनीज की इंडिका। अब देखो ये मेगस्थनीज कौन है, ये एक यूनानी है, यूनानी। अभी देखेंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ेगा यूनान के शासक से, उसको पराजित करेगा, तो उसकी लड़की हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य शादी करेगा। तो जब वो लड़की आती है तो उसी के साथ एक दार्शनिक आता है मेगस्थनीज, वो भारत आता है, मगध साम्राज्य में रहता है, और वहां रहकर उसने एक किताब लिखी जिसका नाम उसने क्या दिया, इंडिका। इंडिका, यहीं से देखो इंडिया नाम जनरेट होगा, इंडिका मतलब इंडिया का, वो इस इंडस से इंडी और इंडिया, तो इंडिका किताब, ठीक है ना। अब देखो ये यूनानी था, और किसका ये एक, इसको लिख लेना राजदूत था, राजदूत था किसका, सेल्यूकस का, सेल्यूकस का राजदूत था, और ये 304 से 299 ईसा पूर्व भारत में रहा, 304 से 299 ईसा पूर्व। कौन, मेगास्थनीज भारत में रहा, ये उसके भारत में रहने का टाइम पीरियड है, सेल्यूकस का ये राजदूत था, ठीक है ना। देखो इसकी इंडिका भी मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, इसका संकलन भी 1846 में किसने किया, स्वानबेग ने, स्वानबेग नामक व्यक्ति ने 1846 में इसका संकलन किया। और कैसे संकलन किया, वही यूनानी जो लेखक लिखे थे ना, स्ट्रेबो, प्लेटो, प्लूटार्क, एरियन, एपियन, उन सब के लेखों से जोड़ जोड़ के कि कहां कहां लिखा है, उनने लिखा है कि क्या कहते हैं, मेगास्थनीज ने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, तो वो सब छांट छांट के स्वानबेग ने सबको इकट्ठा किया। फिर 1891 1891 ईस्वी में मैकिंडल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, मैकिंडल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, मैकिंडल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। अब देखो इस मेगास्थनीज में इंडिका में क्या लिखा है, इंडिका में पाटलिपुत्र के लिए, पाटलिपुत्र के लिए जो मेगास्थनीज ने शब्द यूज किया है वो है पाली ब्रोथा, पाली ब्रोथा। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में पाटलिपुत्र के लिए पाली ब्रोथा शब्द का उपयोग किया है, और यह कहा है कि ये गंगा व सोन नदियों के बीच बसा था, गंगा व सोन नदियों के बीच बचा था, ठीक है ना। और देखो फिर पाटलिपुत्र का बहुत विस्तृत वर्णन किया है, बहुत बड़ा नगर बताया है पाटलिपुत्र को, और पाटलिपुत्र के संदर्भ में कहा है इसने कि पाटलिपुत्र जो नगर है 16 किलोमीटर लंबा व 5 किलोमीटर चौड़ा था, मतलब ये ऐसा, ये 5 किलोमीटर और ये 16 किलोमीटर, मतलब अब देखो उस समय तो किलोमीटर उनकी इकाई नहीं थी, उनकी इकाई चलती थी स्टेडिया, स्टेडिया क्या इकाई थी, दूरी नापने की स्टेडिया, तो उसको कैलकुलेट करके बताया गया है कि जो 5 किलोमीटर और 16 किलोमीटर बोला है उसने। फिर क्या इसने बोला है कि इस पूरे पाटलिपुत्र को जो उनका किला बनाया था, उनने उस पूरे नगर को क्या कहते हैं, गहरी खाई, चारों तरफ क्या खोदा, गहरी खाई खोदी थी, गहरी खाई थी जो 185 मीटर चौड़ी,
चौड़ी और 30 हाथ गहरी थी, गहरी थी। ठीक है। दूसरी बात क्या बोला कि यहां पर जो चंद्रगुप्त का महल था वो महल लकड़ी का बना था, महल लकड़ी का बना था। और फिर इसमें लिखा है कि ये जो खाई है, खाई के बाहर फिर एक दीवार है, उस दीवार में 64 दरवाजे, 64 दरवाजे थे। चार दीवारी थी चारों तरफ और उस चार दीवारी में क्या है, 64 दरबार थे। ठीक है, ऐसा तीन इससे ये इनने बता दिया, नगर, उसके बाद गहरी खाई और फिर चारों तरफ क्या है, दीवाल है। फिर आगे क्या बताता है कि देखो उसने बोला है कि ईरान के दो शहर थे, उस समय ईरान के दो शहर थे सबसे सुंदर, एक का नाम था सूमा और एक बतना, सूना और एक बतना। उसने कहा है कि इन दोनों शहरों से भी जो मगध के महल थे वो इनसे अच्छे थे, मतलब उसके हिसाब से ये दुनिया के बेस्ट शहर हैं। उन शहरों में इतना अच्छा महल नहीं है जितना पाटलिपुत्र या पालीब्रोथा में दिखाई दिया। ठीक है। फिर ये कहता है कि जो पाटलिपुत्र नगर है, नगर का प्रशासन, नगर का प्रशासन 6 समितियां मिलकर करती थी, 6 समितियां मिलकर करती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो लगभग 30 लोग मिलकर, टोटल कितने हो गए, 30 लोग मिलकर शहर के प्रशासन को देखते थे। ठीक है। सैन्य शासन की वो चर्चा करता है, सैन्य शासन या सैन्य प्रशासन, ये भी कहता है कि इसको भी 6 समितियां डिसाइड करती थी। राजस्व की दर बताता है 1/4। ठीक है। और कुछ कुछ जानकारी देता है, क्या जानकारी देता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, भारत में दास प्रथा नहीं थी, भारत में लेखन कला का अभाव था, लेखन कला का अभाव था। अब इसके क्या कहते हैं विवरण भी बड़े भ्रामक है कि सब तो लेखन कला का अभाव है और अभिलेख लिख रहे हैं, भारत वाले अभिलेख से जानकारी मिल रही है, लेकिन ये कह रहा है कि भारत में लेखन कला का अभाव है। फिर ये और क्या बताता है कि भारतीय समाज 7 जातियों में विभक्त था, भारतीय समाज 7 जातियों में विभक्त था। 7 जातियों में कौन कौन सा ये बताता है, एक कहता है दार्शनिक, दूसरा अहीर, अहीर मतलब ग्वाला, तीसरा है किसान, चौथा है कारीगर, पांचवा है निरीक्षक, छठवा है सभासद और सातवां सैनिक, सैनिक। ठीक है ना। अब देखो, अब इसको इसका मतलब जातियों के बारे में भी जानकारी नहीं थी, ये तो काम करने वाले उन्हें कैटेगरीज बना दी कि सैनिक लोग हैं, निरीक्षक लोग हैं, सभासद हैं, कारीगर हैं, किसान हैं। तो ये 7 जातियों का उल्लेख बर करता है। फिर ये कहता है कि एक उत्तरा पथ की जानकारी देता है, उत्तरा पथ का इसने वर्णन किया है कि एक बड़ा व्यापारिक मार्ग है उत्तरा पथ। और ये कहता है कि जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग किसकी पूजा करते हैं, हेराक्लीज, हेराक्लीज, हेराक्लीज और एक और डियोनिसस, इन दो की पूजा करते हैं।
डियोनिसस की पूजा करते हैं। हेराक्लीस को बताया गया है कि इसका हेराक्लीस से कहने का मतलब विष्णु था और डियोनिस कहने का मतलब था शिव। ये ठीक है ना। तो देखो ये मेगास्थनीज की इंडिका का वर्णन है। शॉर्ट नोट्स पूछा जा चुका है कि मेगास्थनीज के इंडिका में भारत के या पाटलिपुत्र के वर्णन को बताइए। तो ये 5-6 पॉइंट में आप बता देंगे कि 7 जातियों का उल्लेख किया गया है, राजस्व की दर बताइए, बताया भारत में दास प्रथा नहीं है, भारतीयों को लेखन का ज्ञान नहीं है, पाटलिपुत्र को पाली प्रोथा कहा गया है, पाली प्रोथा का विस्तृत वर्णन किया गया है, नगर का प्रशासन 6 समितियां मिलकर करती थी, सैन्य प्रशासन के लिए भी 6 समितियां होती थी। तो ये इतने कुछ पॉइंट मिलते हैं हमको तो केवल 50 शब्द करने हैं इंडिका के वर्णन को लेके, ठीक है ना। तो देखो ये मौर्य काल का साहित्यिक स्रोत है, इतना ही है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, ठीक है। अब हमको देखना है पुरातात्विक स्रोत, और उसमें चंद्रगुप्त और अशोक के अभिलेख हैं, उनको हमको देखना है, ठीक है ना। तो इसको अब हम आगे कल देखेंगे।